स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वाला भाई में। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं की व्यष्टि अर्थशास्त्र की इकोनॉमिक्स का चैप्टर संप्राप्ति और आय की अवधारणा को कवर करेंगे। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले समझते हैं कि जो संप्राप्ति है, जो आय है, इसका क्या मतलब है। तो इससे पहले चैप्टर में हमने लागत का चैप्टर पढ़ा था, लागत। तो जब हम किसी वस्तु के उत्पादन में जो लागत लगाते हैं, तो हमने कुछ हमने किसी वस्तु के उत्पादन में पैसे खर्च करा, तो उस वस्तु को बेचकर जो हमें आय मिलेगी, जो हमें पैसा मिलेगा, वही क्या होगी, हमारी आय होगी। वही क्या होगी, हमारी संप्राप्ति होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। और यहाँ पे लिखा है कि किसी वस्तु की बिक्री करने से एक फर्म को जो कुल रकम प्राप्त होती है, उसे फर्म की क्या कहते हैं, रेवेन्यू कहते हैं, संप्राप्ति कहते हैं, इंग्लिश में रेवेन्यू। ठीक है, अब बात करें लाभ की। तो ये तो देखिए, इसमें अंतर है कि आप इस संप्राप्ति को लाभ में समझना। लाभ और संप्राप्ति में अंतर है। जो आप पूरी वस्तु बेचते हो तो उसे बोलते हैं संप्राप्ति, इनकम। तो अब इस इनकम में से आपको अपने जो लेबर है उसको भी पैसे देने पड़ेंगे। तो जितने भी आपके खर्चे हैं, बिजली का खर्चा, मकान का खर्चा, किराया, सब कुछ देखिए, जो आगे बचता है वो आपका लाभ है। तो क्या है, देखिए लाभ क्या है, जो आपकी आय हुई है उसमें से क्या घटाना है, लागत घटाना है। जो आपके जितने भी कॉस्ट आई है उस उत्पादन को करने में, चाहे वो लेबर की कॉस्ट हो, चाहे वो किराया हो, उसको घटाने पे जो रकम बचती है वो आपकी क्या कहलाती है, वो आपकी कहलाती है लाभ। और संप्राप्ति क्या है, तो देखिए जो आपकी लागतें हैं और जो आपका लाभ है, उन दोनों को मिला के क्या बन जाता है, आपका संप्राप्ति बन जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो कुल संप्राप्ति क्या है, तो एक फर्म द्वारा अपने उत्पादन की एक निश्चित मात्रा को बेचकर जो धन प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कुल संप्राप्ति कहते हैं, टीआर कहते हैं। तो जो उत्पादन की जो एक निश्चित मात्रा जो बेच देता है एक उत्पादक, तो जो पैसे प्राप्त होता है तो उसे क्या बोलते हैं, कुल संप्राप्ति बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं टीआर, टोटल रेवेन्यू। ठीक है, अब कुल संप्राप्ति को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो जो आपके उत्पाद है, मान लीजिए आप 10 कमीज बेचे, 10 कमीज बेचे और उसकी कीमत कितनी है, आपने एक की कीमत 100 लगाई, तो आपको कितने रुपए बन गए, 1000 रुपये। तो इस 1000 रुपये में से आपने लेबर वेबर सबको कॉस्ट दिया, तो ये जो 1000 रुपये वो आपकी क्या है, वो आपकी कुल संप्राप्ति है। और अगर मैं लाभ की बात करूँ तो आपको सबको लेबरों को दे के सब कुछ खर्चा वर्चा ला के दूसरे बच रहे हैं, तो ये क्या है आपका, ये आपका लाभ है। अथवा हम किसको क्या कह सकते हैं, जो हमारी कुल संप्राप्ति है वो क्या है, जो उत्पाद है, प्रोडक्ट है, और प्राइस है, और क्यू फॉर क्वांटिटी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि सीमांत संप्राप्ति क्या है। तो देखिए, एक अतिरिक्त आय को बेचने पर, एक अतिरिक्त उत्पाद को बेचने पर जो आपको प्राप्त होती है आय, जो आपको संप्राप्ति प्राप्त होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं सीमांत संप्राप्ति या आय। तो देखिए, सीमांत संप्राप्ति कुल संप्राप्ति में होने वाले क्या है, परिवर्तन है, जब किसी वस्तु की एक अधिक इकाई बेची जाती है। और उसका फॉर्मूला क्या है, एमआर का, जो आपकी इकाई है। मान लीजिए आपने 100 कमीजें बेची, ठीक है, फिर उसके बाद आपने 200 कमीजें बेची, तो 200 माइनस 100 क्या हो गया आपका, मार्जिनल मार्जिनल वो तो आपका हो गया मार्जिनल प्रोडक्ट। और जो आपको प्राप्त हो, मैंने 100 रुपये प्राप्त हुए, उसके बाद 200 रुपये प्राप्त हुए, तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो गया, वो आपको हो गया 100 रुपये। तो ये क्या, यह है आपका एमआर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे का फॉर्मूला लिख रखा है एमआर का। ठीक है, यहाँ पे एमआर का फॉर्मूला लिख रखा है। अब औसत संप्राप्ति क्या है, औसत संप्राप्ति क्या है, तो हम समझते हैं कि औसत संप्राप्ति से विपरीत उत्पाद की प्रति इकाई संप्राप्ति से क्या है, उत्पाद की प्रति इकाई क्या है, संप्राप्ति। मतलब इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आपका 100 रुपये आपने कमाया, किस में, 4 कमीज को बेचकर। ठीक है, तो या फिर अब बोले 5 कमीज को बेच के आसान करने, 5 कमीज को बेच करने 100 रुपये कमाए, तो 5 5 2 10, तो आपको क्या क्या औसत क्या है, कि आपको एक कमीज से कितने रुपये बच रहे हैं, वो बच रहे हैं आपको 20 रुपये। तो यहाँ पे क्या होगी, ये होगी आपकी औसत संप्राप्ति या औसत आय। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है मैंने, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपका टीआर जो 1000 है और जो आपकी क्वांटिटी है वो 100 है, तो आपका एवरेज जो रेवेन्यू हो गया वो कितना हो गया, 10 रुपये हो गया। मतलब आपको एक कमीज से 10 रुपये बच रहे हैं, या कोई भी उत्पाद है। अब यहाँ पे जो ये सवाल आता है जो आपका, वो भी समझते हैं। तो यहाँ पे क्वांटिटी दे रखी है, यहाँ पे पी, प्राइस क्या है आपका, प्राइस या आपका क्या एवरेज रेवेन्यू है। मान लीजिए कैसे, कि मान लीजिए आपने 100 रुपये कमाए, 10 कमीज बेच के, तो कितना बचा, 10 बच गया। तो मतलब ये क्या है, एक कमीज का प्राइस क्या है, 10 रुपये है। तो यही क्या हो गया, जो आपका एवरेज रेवेन्यू होता है वही क्या कहलाता है आपका, वो है आपका प्राइस कहलाता है। ठीक है, तो आपका एवरेज रेवेन्यू दे रखा है 10, तो ये 10 ये हो गया। फिर जो टी आर है वो कुल रेवेन्यू क्या है, मैंने बताया था ना, प्राइस को क्वांटिटी से गुणा करना। तो ये प्राइस है उसको क्वांटिटी से गुणा करा, तो देखिए जब हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 10 को 3 से गुणा करा 30, 4 को 10 से गुणा करा 40, 5 से गुणा 50,
और जो आपका मार्जिनल रेवेन्यू मेरा को बताया था ना, जो अगला उत्पाद है, जो आपके अगला रेवेन्यू, जो आपकी अगली आय है, उसको पिछली आय से घटाना है। तो एक तो ठीक है, तो ये अगर यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ये गलत हो रखा है, ये ऐसा हो जाएगा। ये 10 रुपये आपको बच रहा है, ठीक है, ये देखिए 10 10 10 10। आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें एक सवाल है जो आपको पेपर में आता है, तो हम यहाँ पे कुछ बताऊंगा। ये रहा आपका क्वेश्चन जो पेपर में आ जाता है, लेकिन उससे पहले ये समझते हैं जो ए आर है उसको पी प्राइस माना जाएगा, क्योंकि एक पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में बाजार की कीमत द्वारा वस्तु की कीमत निर्धारण की जाती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार जो है आपका एक चैप्टर है पूरा, जो आपके जिस इस पूरी अर्थशास्त्र में आखिरी चैप्टर जिसको हम करेंगे आगे जाके, लेकिन उसमें समझते हैं अभी हम थोड़ा इसको समझ लेते हैं थोड़ा थोड़ा कि ये है क्या, ताकि चैप्टर समझ में आ जाए। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का मतलब ये है ना कि जो आपका एक बाजार देखते हो ना आसपास, उसी बोलते हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार। मान लीजिए ये है एक बाजार है, उसमें 4 उत्पादक हैं और ये चारों पार्ले जी बेचते हैं। क्या बेचते हैं? पार्ले जी बिस्कुट बेचते हैं, ठीक है, पार्ले जी बिस्कुट बेचते हैं। ये 4 दुकानें हैं, वो पार्ले जी बिस्कुट बेचती है। तो मान लीजिए ये अगर पार्ले जी बिस्कुट 5 का बेचती है, तो ये सब भी क्या बेचेंगे? 5 का ही बेचेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने 5 का नहीं बेचा तो क्या होगा? एक जो प्रोडक्ट, जो एक उपभोक्ता है वो इससे ना लेकर इससे लेगा। अब मान लो ये 6 का दे रहा है, तो ये 5 वाले से लेगा, ये 6 वाले से लेगा, वो 5 वाले से लेगा। तो ये होता है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, ठीक है। तो इसकी कीमत कौन निर्धारण करता है? इसकी कीमत निर्धारण करता है बाजार। ये बाजारी क्या होता है? इसी कीमत को निर्धारण करता है। अब आगे बढ़ते हैं कि सिद्ध कीजिए कि औसत संप्राप्ति जो है ए आर प्राइस की, जो औसत संप्राप्ति है वो ए आर क्या है? वो पी के बराबर है। कैसे है? हमें ये सिद्ध करना है ए आर को कि वो पी के बराबर कैसे है। तो देखिए मैं बताता, ए आर का फॉर्मूला क्या होता है? टी आर बटे क्यू। मैंने टी आर बटे क्यू होता है, मैंने बताया तभी। और जो टी आर का फॉर्मूला वो होता है पी गुणा में क्यू होता है, ठीक है। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया। अब दोनों समीकरणों को हम जोड़ देते हैं और ठीक है, तो ए आर बराबर में टी क्यू, और ए आर बराबर में क्या हो जाएगा? जो टी आर है वो क्या है हमारा? पी बटे क्यू है, तो पी बटे क्यू हो गया और बटे में क्यू हो गया, तो क्यू से क्यू कट गया। ये देखिए ए आर बराबर में क्या है? पी गुणा में क्यू हो गया बटे में क्यू, क्योंकि जो टी आर है वो हमारा पी बटे क्यू भी होता है। और इसको काट दिया तो ए आर बराबर में क्या हो गया? ए आर हमारा पी हो गया। तो हैंस ये क्या हो जाता है? यहाँ पे प्रूफ हो जाता है कि हाँ, जो हमारा एवरेज रेवेन्यू होता है वो हमारा प्राइस होता है। अब ये जो है एक डायग्राम दे रखा है, समझा इसको हम समझाते हैं कि ये क्या है, क्योंकि ये पेपर में आ जाता है, ठीक है। तो ये अगर डायग्राम दे रखा है, इसके डायग्राम में देख सकते हो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका टी आर है, यहाँ पर आपका टी आर है और यहाँ पर आपका एक्स दे रखा है। तो ये क्या है? तो देखिए इसमें देख रखा है जो स्थिर कीमत और इसलिए स्थिर क्या हो जाएगा? अगर एम आर का अर्थ है कि टी आर समान दर पर बढ़ रहा है, इसलिए टी आर का क्या है? ऊपर की ओर बढ़ती हुई सरल रेखा को प्रकट किया जा रहा है। तो ये दिखा रहा है जो आपको जो ये टी आर है वो ऐसे सीधा क्यों है? क्योंकि टी आर सीधा क्यों है? क्योंकि जो आपका एम आर है वो किसके बराबर है? वो टी आर के बराबर है। मान लीजिए कैसे, मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपका टी आर हर बार 10 20 30 ऐसे है, आपका कुल जो रेवेन्यू है, तो हर बार कितना बढ़ रहा है? 10 बढ़ रहा है। तो आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू हो गया वो कितना हो गया? मार्जिनल रेवेन्यू आपका 10 हो गया, ठीक है। तो जब एक ही समान होगा आपका मार्जिनल रेवेन्यू और कुल भी उत्पाद जो है आपको 10 बढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये एकदम सीधा हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये बता रखा है क्योंकि दोनों क्या है? स्थिर हैं। वो क्योंकि टी आर भी स्थिर दर से बढ़ रहा है और इसलिए एम आर भी क्या होगा? स्थिर होगा, ठीक है। अब मान लीजिए जो आपका एम आर है वो किसके बराबर हो जाए? ए आर के, एवरेज रेवेन्यू के। तो क्या होगा? वो ऐसे हो जाएगा, ना कि ऐसे, वो हो जाएगा ऐसे। तो वैसे कैसे हो रहा है? देखिए जब ए आर और एम आर दोनों को क्षैतिज सीधी रेखा द्वारा दिखाया जाता है, क्योंकि जब कीमत जो है ए आर स्थिर होती है तब ए आर स्थिर होता है और तब एम आर भी क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है। इसलिए क्या हो जाता है? ए आर बराबर में एम आर हो गया, क्योंकि जो आपका प्राइस है वो क्या है? 10 ही 10 है। तो 10 स्थिर होने के कारण क्या हुआ? आपका एम आर भी क्या होगा? स्थिर होगा, क्योंकि जब प्राइस इतना होगा तो उसका उत्पाद भी इतना बिकेगा बार बार। तो इससे क्या होगा? जो आपका मार्जिनल रेवेन्यू वो स्थिर हो जाएगा और इससे क्या होगा? जो ए आर है वो यूं ऐसा वक्र बनाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं कि इसका रिलेशनशिप क्या है, टी आर और एम आर के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ये पेपर में आ जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जब टी आर स्थिर दर पर बढ़ता है तो क्या होता है? एम आर भी स्थिर होना चाहिए। मतलब क्या है? जब टी आर स्थिर दर पर बढ़ रहा है और ये टी आर भी 10 बढ़ रहा है तो एम आर भी क्या होगा? 10 होना चाहिए। और ये कौन सा है? ये पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की स्थिति है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में बताया था ना आपको अभी कि क्या होता है। और जब टी आर घटती दर से घटता है, घटती दर से बढ़ता है, तो एम आर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए,
कैसे, मतलब क्या इसका मैं बताता हूँ आपको। जब टी आर घटती दर से बढ़ रहा है, मान लीजिए 10 है, फिर 8 हो गया, फिर 6 हो गया, तो क्या बोल रहा है, जब वो टी आर है तो वो एम आर भी क्या हुआ, कम होना चाहिए। क्योंकि एम आर कम कैसे होगा, अभी मान लीजिए ये 2 है, यहाँ पर 2 है, उसके बाद 2 हो गया, फिर क्या हुआ, मान लीजिए 5 हुआ, फिर 1 हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ, टी आर कम होता जा रहा है और एम आर भी क्या हो जाएगा, अपने आप ही वो भी कम होता जाएगा। तो ये कौन सी स्थिति है, ये है एकाधिकार व एकाधिकारी बाजार की स्थिति है। तो एकाधिकार और एकाधिकारी बाजार क्या है मान लीजिए एक बाजार है, मैं बताता हूँ। उस बाजार में कोई अन्य उत्पाद, कोई अन्य वो नहीं है दुकानदार, खाली एक ही है जो वस्तु का बेचता है, एक ही वस्तु उसी के पास है जो वही बेचता है खाली। मान लीजिए ये एक बिस्कुट बनाता है, जो बिस्कुट खाली यही बनाता है, अपने घर से बनाता है, उसका बिस्कुट जो है वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो ये क्या होगा, इसका उस बाजार पे क्या हो जाएगा, एकाधिकार। मान इस एकाधिकार का उदाहरण को मिल जाएगा रेलवे स्टेशन पे। रेलवे स्टेशन में क्या होता है, खाली एक ही दुकान होती है पानी की, एक ही दुकान होती है खाने पीने की। तो क्या होता है, आपको उससे लेना पड़ता है, जबकि वो अपने प्राइस से भी एक्स्ट्रा प्राइस पे दे देते हैं, 20 से 25 कर देते हैं, क्योंकि उनका एक अधिकार है, कोई अन्य वहाँ पे उपलब्ध नहीं है आपके पास विकल्प, इसलिए आपको लेना पड़ता है। तो ये होता है एकाधिकार बाजार। तो जब टी आर घटता है तब क्या होता है, एम आर भी क्या हो जाता है, ऋणात्मक हो जाता है। तो ये, और तीसरा क्या, जब टी आर अधिकतम होता है तो एम आर ऋणात्मक होता है। ये आपका क्या है, संबंध है। अब हम समझते हैं ए आर और एम आर के बीच में क्या संबंध है। तो जब एम आर घट रहा होता है तो एम आर को ए आर की तुलना में अधिक तेजी से कम होना चाहिए, अंतर नीचे की ओर ढलवा, एम आर मकर नीचे की ओर ढलवा ए आर के नीचे होता है। ये क्या, एकाधिकार व एकाधिकारी प्रतियोगिता की एक स्थिति है कि जब ए आर घट रहा है तो एम आर भी क्या होगा, ए आर की तुलना में तेजी से घटेगा, ठीक है। यदि ए आर स्थिर होता है तो एम आर क्या है, ए आर के समान होता है। दोनों एक ही क्षैतिज सीधी रेखा द्वारा दिखाए जाते हैं पूर्ण प्रतियोगिता में, जैसे अभी हमने ऊपर दिखाया था आपको, ठीक है। एम आर ऋणात्मक हो सकता है परंतु ए आर ऋणात्मक नहीं हो सकता, क्योंकि यदि, अब एम आर ऋणात्मक हो सकता है लेकिन ए आर ऋणात्मक क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी चीज़ का प्राइस नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर किसी बंदे को अगर कुछ भी नहीं मिल रहा तो ऐसा नहीं है कि वो उसको घाटा होगा, वो फिर उसका उत्पादन ही नहीं करेगा, वो उसको उत्पादन तो भी रोक देगा जब उसका घाटा होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए क्या होगा, एम आर इसका ऋणात्मक नहीं हो सकता। एम आर तो ऋणात्मक हो सकता है लेकिन ए आर आपका ऋणात्मक नहीं हो सकता। अब हम पढ़ते हैं कि जो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत जो फर्म की क्या, फर्म को कैसे आय मिलती है, कैसे संप्राप्ति होती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में टी आर व एम आर स्थिर होते हैं क्योंकि समरूप वस्तुएं समान कीमत पर बेची जाती है। मेरे को होता है ना समरूप वस्तुएं कैसे, कि पार्ले जी जो है वो 5 रुपये का बिकेगा पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में, क्योंकि उसके पास बहुत सारे विकल्प है उपभोक्ता के पास, इसलिए वो उस पर ना जाके किसी और पे जा सकता है। तो टी आर व एम आर क्या होंगे, स्थिर होंगे, क्योंकि प्राइस सेम है 5 है तो अगली बारी 5 का बिकेगा। तो क्या है, एम आर क्या है, एम आर भी स्थिर होगा और टी आर भी क्या है, वो भी स्थिर है क्योंकि वो 5 ही 5 है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा। ये देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है 5 रुपये पार्ले जी है, और ये जो क्या है ये सीधा है क्योंकि इसका प्राइस भी क्या है उतना ही रहेगा, और इस पर क्या है जो पार्ले जी बिक रहे हैं वो समान रहेंगे, और इस पर क्या है ए आर भी स्थिर रहेगा क्योंकि ए आर 5 है, और जो एम आर है वो भी स्थिर हो जाएगा, ठीक है। इसका अर्थ है कि एक समान कीमत है 5 रुपये, एक समान कीमत 5 पर वस्तुओं की अनेक मात्रा को बेचा जा सकता है। क्या है, ये क्या दिखा रहा है कि जो आपकी एक कीमत है 5 रुपये, उस पर आप कितनी भी क्वांटिटी बेच सकते हो, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है। क्योंकि आप इसमें कितनी भी क्वांटिटी बेच सकते हो क्योंकि इसमें पूर्ण प्रतियोगिता बाजार है और इसमें आपको किसी वक्त दिक्कत नहीं होगी। आप इसमें कितनी भी क्वांटिटी बेच सकते हो, और क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वो हैं आपके साथ, बाजार में बहुत सारे विकल्प हैं एक उपभोक्ता के पास, इसलिए उनको एक ही कीमत पर सभी वस्तुओं को बेचना पड़ेगा। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में कीमतों का निर्धारण बाजार द्वारा बेची जा रही समान कीमतों से होता है, ठीक है। मेरा बताया था ना कि मान लो अगर बगल वाला 5 रुपये का पार्ले जी बेच रहा है तो आपको 5 रुपये का पार्ले जी बेचना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, बाजार के द्वारा कीमतों का निर्धारण होता है। अब हम बढ़ते हैं कि एकाधिकार जो है उसमें संप्राप्ति वक्र क्या होगा। तो एकाधिकार बाजार में उत्पादक वस्तुओं पर अधिक से अधिक बेचने के लिए वस्तु की कीमत कम कर देते हैं, जिससे उनका एम आर ए आर से अधिक तेजी से नीचे गिरता है। अब मैं समझाता हूँ क्या मतलब है इसका। अच्छा, एकाधिकार और एकाधिकारी में क्या अंतर है। तो मान लीजिए एकाधिकार में क्या है कि ये है बाजार, यहाँ पर एक बंदा है कचौड़ी वाला, और वो यहाँ पर 10 साल से कचौड़ी बेच रहा है। एक व्यक्ति अभी भी आया है कचौड़ी बेचने, तो यहाँ पर कौन सी कचौड़ी है, राठौर की कचौड़ी है, ठीक है। और यहाँ पर कौन सी कचौड़ी है, यहाँ पर अभी भी कचौड़ी वाला बेचने आया है, उस कचौड़ी का नाम है हल्दीराम मान लो, चलो ठीक है। तो वो कचौड़ी की एक प्लेट देता है 20 रुपये में, ठीक है। अब ये भी आया 20 रुपये में, ठीक है।
तो ये इसको भी 20 रुपये में बेच रहा है, लेकिन इसका क्या है, एकाधिकार है। तो अब क्या है, 20 रुपये में क्या इसके पास ना जाए तो वो क्या करेगा, वो उसको 18 रुपये में बेच देगा। किसको, अपनी कचौड़ियों को। वो 17 में बेच देगा, लेकिन वो 20 से कम नहीं कर सकता। अब ये 17-18 में कैसे बेच पा रहा है, देखिए ये मेरे को होता है ना, 10 साल से ये राठौर कचौड़ी वाला यहाँ पे कचौड़ी बेच रहा है। तो इसकी क्या है, इसकी बहुत ही जितनी भी ब्रांचेस हैं, मैदा वाला, आलू वाला, इसे जान पहचान है। तो ये उससे सस्ती दर पे, सस्ती रेटों पे क्या खरीदता है, सामान खरीदता है। जबकि जो हल्दीराम वाला कचौड़ी वाला आया है, वो अभी भी मार्केट के अंदर आया है, तो वो भी 20 का बेचेगा। अभी उसकी जान पहचान नहीं है। अगर इसने कम करा तो मान लीजिए चलो ये भी कम कर लेगा, पर एक टाइम ऐसा आएगा कि इसको इतना घाटा हो जाएगा कि इसे खुद ही वहाँ से भागना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये अपना एकाधिकार जमा रहा है राठौर कचौड़ी वाला, इसको कहते हैं एकाधिकार बाजार। तो ये अपनी कीमतों कम करता है, और जब कीमतें कम होंगी तो जो प्राप्त होने वाली जो मार्जिनल रेवेन्यू है, जो एक अतिरिक्त कौ बेचने में जो हमको आय प्राप्त होती है, वो भी तेज़ी से कम होगी। ठीक है, और उसी को क्या कर रखा है, इस ग्राफ में दिखा रखा है। जो आपका AR है वो ये है, और जो आपका MR है वैसे गिरता है, बहुत तेज़ी से गिरता है। ठीक है, अब एकाधिकारी बाजार क्या है, तो एकाधिकार बाजार क्या है मैं बताता हूँ। एकाधिकार बाजार में संप्राप्ति वक्र क्या है, तो ये रहा AR, ये रहा MR। ठीक है, इसमें समझते हैं कि एकाधिकार बाजार में एकाधिकार की तरह है, बस इसमें निम्नलिखित कुछ अंतर है। क्या अंतर है, इसमें मैं बोला ना, एकाधिकार बाजार में एकाधिकारी की तरह है ये बाजार भी, लेकिन इसमें कुछ अंतर क्या है कि वस्तुओं का निकटतम स्थापन उत्पन्न नहीं होता है, और AR वक्र अधिक लोचदार होता है। क्या मतलब है, मैं बताता हूँ आपको। एक बाजार है, मैंने आपको बताया एकाधिकार, उसमें आप मान लीजिए रेलवे स्टेशन में वो है, पानी वाला है, आपको वहीं से पानी लेना है, क्योंकि आपके पास जो निकटतम स्थापन क्या है, स्थानापन्न क्या है, कि आपको इसके अलावा कोई और चॉइस नहीं है। इसके अलावा क्या है, कोई और चॉइस नहीं है, आपको इससे खरीदना पड़ेगा। इसलिए क्या होता है, इसलिए इसका क्या हो जाता है, इस पूरे बाजार में एकाधिकारी हो जाता है। ये क्या हो जाता है, उसका एकाधिकारी। ठीक है, इसलिए क्या होता है, इसका इसका एवरेज रेवेन्यू और जो मार्जिनल रेवेन्यू, उसमें बहुत कम अंतर होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो आज जी के साथ क्या होता है, ये चैप्टर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है, और होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।